नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम भी किया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य भर से जुटे प्रमुख कार्यकर्ताओं और उन्होंने न सिर्फ चुनाव संचालन की रणनीति बताई बल्कि जीत का मंत्र भी इस दौरान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के सीएम से शाह ने बात की है। भारी बारिश के हालात पर शाह ने चर्चा की है। सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के साथ है, ये शाह की ओर से आश्वासन दिया गया है। तो अभी जिस तरीके से मानसून अपने आगमन को लेकर चर्चा में है, समय से पहले इस बार मानसून आया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर तमाम जगहों पर हालात जो है बिहार होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के सीएम से शाह ने बातचीत की है और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम से शाह की बातचीत में भारी बारिश के हालातों पर चर्चा हुई है। भारी बारिश के चलते क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं और इसी के साथ केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है और प्रदेश के लोगों के साथ सरकार खड़ी हुई है और कोई भी मदद अगर चाहिए होगी तो केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। आश्वासन शाह की ओर से दिया गया है। सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के साथ है, ये साफ तरीके से शाह की ओर से यहाँ पर कहा गया। और जिस तरीके से भारी बारिश के चलते हालात जो है बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों के लिए भी ये
मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है, परेशानी का सबब भी बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके चलते सरकार की ओर से लगातार हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है। जहां पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम से शाह ने बातचीत की है। बारिश को लेकर क्या कुछ हालात प्रदेश में बने हुए हैं और क्या कुछ मदद केंद्र सरकार की ओर से की जाए, इस पर चर्चा की गई है। हर संभव मदद के लिए केंद्र सरकार तैयार है, यह आश्वासन शाह की ओर से साफ तरीके से यहां पर दिया गया है। और जिस तरीके से भारी बारिश के चलते फसल इससे प्रभावित हो रही है, लोगों का जनजीवन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, तो सरकार का सहयोग इसमें बेहद महत्वपूर्ण योगदान जो है देता हुआ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को नफरत फैलाने वाली जुबान के चलते जो है दोषी करार दिया गया है। उसका फल उन्हें आखिरकार मिल गया है। 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है, जहां अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें 2 साल की सजा और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा मिली है। लेकिन अब फैसला ये है कि क्या विधायक की सीट उनकी जाएगी नहीं, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है कि साफ तरीके से उनके विधायक की सीट जो है वो चली जाएगी। साल था 2022, चुनावी गर्मी अपने चरम पर और मंच पर खड़े थे अब्बास अंसारी। उन्होंने माइक उठाया और माइक से गिराया एक राजनीतिक रॉकेट। बोले कि सरकार बनने दो, फिर अफसरों को देख लेंगे। कानून ने सुना, एफआईआर ने लिखा और आईपीसी की धाराएं जैसे झुलस गई। धारा 171F, 506, 153A और 120B जैसे सेक्शन अब्बास के नाम हो गए, मानो किसी विश्वविद्यालय में ऑनर्स की डिग्रियां मिली हो। अब्बास अंसारी पर आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने और धर्म जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थी। जिसके बाद आखिरकार अब सीजेएम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। वहीं चाचा मंसूर अंसारी को षड्यंत्र में भागीदार होने का दोषी पाया गया है। अब मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब्बास अंसारी का कहना है कि उन्हें ठीक से सुना नहीं गया, इसलिए अब वे शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। अब इसके बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी की कुर्सी बची रहेगी। ये कयास लगाए जा रहे थे कि सजा की समय सीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। सवाल उठ रहे थे कि क्या सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है, क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो उन्हें अपनी विधानसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ती। हालांकि मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक 2 साल की सजा सुनाई है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी की कुर्सी बची रहेगी। ये कयास लगाए जा रहे थे कि सजा की समय सीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। सवाल उठ रहे थे कि क्या सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इसके लिए आज यानी रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया। चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है और अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। आगे बढ़ेंगे। भारत ने फिर एक बार दिखा दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर वह न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर मजबूत है, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी उसे नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन देने वाले कोलंबिया ने अब अपना बयान वापस ले लिया है। शशि थरूर के नेतृत्व में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जिस तरह से भारत का पक्ष रखा, उसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल
कोलंबिया के उप विदेश मंत्री योलांडा विलाविसेनियो ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है, कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है, उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। कोलंबिया की तरफ से अपने पहले का बयान वापस लेने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया के उप विदेश मंत्री ने बहुत विनम्रता से बताया कि उन्होंने ये वक्तव्य वापस ले लिया है, जिस पर हमने चिंता व्यक्त की थी और वे इस मामले पर हमारी स्थिति को पूरी तरह समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। बता दें कि भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति भारत के रुख से अवगत कराने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा कर रहा है। थरूर सीमा पार से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के समर्थन और आतंकवाद के प्रति भारत के कतई बर्दाश्त नहीं करने के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए कोलंबिया की यात्रा पर गए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी कर रही है। गुरुवार को कोलंबिया की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने आतंकवाद पर भारत के रुख पर विस्तार से प्रकाश डाला, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निराशा जताई। इसके जरिए भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गोली से नहीं, बोली से भी आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक बयान वापसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश है। तो अब साफ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान अब कूटनीतिक मंचों पर भी अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर कोलंबिया का रुख बदलना ये दिखाता है कि भारत की सच्चाई अब तथ्यों के साथ रखी जाती है तो दुनिया सुने बिना रह नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। मौजूदा समय में देश में 3,758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना को मात देने वालों की बात करें तो बीते दिन से अब तक 1,818 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना मामलों का ग्राफ एक बार में भी 4 नए केस पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 3 कोरोना संक्रमित पाए गए। असम में 3 नए केस पाए गए हैं। सिक्किम में 3 पाए गए हैं। ओडिशा में 2, तो वहीं गोवा और राजस्थान में भी 2-2 केस पाए गए हैं। पंजाब में 1, तो वहीं उत्तराखंड में भी 1 नया मरीज मिला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्यों में कुल एक्टिव केस आखिर कितने हो गए हैं। केरल में 1400 कुल एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 485 कोरोना केसेस एक्टिव हैं। दिल्ली में 436 केस एक्टिव हैं। कर्नाटक में 238 कोरोना केस एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में 287 केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में 199 केस एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश में 149 केस एक्टिव हैं। गुजरात में 320 कोरोना संक्रमित हैं। पुडुचेरी में 45 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में 62 कोरोना संक्रमित हैं। हरियाणा में 30 केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में 23 केस एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में 19 कोरोना केस हैं। पंजाब में 6, जम्मू कश्मीर में 6 और झारखंड में भी 6 कुल संक्रमित मामले हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों से लिए गए सैंपलों की
जीनोम सीक्वेंसिंग में कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन उप वेरिएंट LF.7, XFG, JN.1 और NV.1.8.1 पाए गए हैं। इनमें से पहले 3 वेरिएंट सबसे ज्यादा मामलों में देखे गए हैं। हालांकि इन वेरिएंट्स की गंभीरता कम बताई जा रही है और अधिकांश मरीजों को घर पर ही इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इन नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों में सामान्यतः बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकान जैसे हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। हालांकि ये वेरिएंट्स प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा दे सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि ये गंभीर या लंबे बीमारी का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इन वेरिएंट्स को चिंताजनक श्रेणी में शामिल नहीं किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति की निरंतर निगरानी आवश्यक है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वह घबराए नहीं बल्कि सतर्क रहे। सरकार सक्रिय रूप से हालात पर नजर बनाए हुए है और यदि कोरोना मामलों में वृद्धि होती है तो सतर्कता बढ़ाने और आवश्यक तैयारियां करने पर जोर दिया जाएगा। इस बीच अधिकांश मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है, जिससे अस्पतालों पर दबाव कम बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से कोरोना के नियमों का पालन जारी रखने और सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया है। कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ मास्क और दूरी ही नहीं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी मजबूत रखना जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार उपायों को अपनाएं। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक वॉक या योग करें। विटामिन सी युक्त फल जैसे कि संतरा, आंवला और नींबू को अपनी डाइट में शामिल करें। हल्दी वाला दूध और गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। नींद पूरी लें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव से बचें। ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। स्वस्थ शरीर ही कोरोना से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि फिलहाल कोरोना की रफ्तार भले ही पहले जैसी नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञ भी साफ कह रहे हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई अब भी जरूरी है। अभी डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। आगे बढ़ेंगे तो ये बात तो साफ है कि भारत की सुरक्षा रणनीति अब पाकिस्तान से ज्यादा चीन को लेकर केंद्रित है। पाकिस्तान जहां अब भी सीमा पर आतंक और छिटपुट हमलों के लिए जाना जाता है, तो वहीं चीन एक बड़े व्यवस्थित और बहुआयामी खतरे के रूप में उभरा है। चाहे वो परमाणु शक्ति हो, सीमा विवाद हो, सामरिक विस्तारवाद हो या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन हो। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि भारत का नंबर 1 दुश्मन अब चीन है, जो न केवल भारतीय रणनीतिकारों की सोच में दिख रहा है, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। खैर, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आ चुके पाकिस्तान का हलक भारत के संकल्प से सूखता हुआ नजर आ रहा है और भारत के गुस्से में पाकिस्तान को उसका अंजाम नजर आने लगा है, क्योंकि पानी के लिए पाकिस्तान अब तरस रहा है। जो पाकिस्तान अभी तक अपनी आवाम के सामने झूठे प्रचार के जरिए डींगे हाँक रहा था, अब उसे समझ आने लगा है कि भारत की वाटर स्ट्राइक का असर क्या होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। बीते 7 दशकों में भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम मतभेदों के बावजूद इंसानियत का रिश्ता कायम रखा है। भारत हमेशा से मासूम और निर्दोष नागरिकों की मौत के खिलाफ रहा है और जब जब पाकिस्तान में निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है तो भारत ने अफसोस जताया है। यहाँ तक कि भारत ने पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम बच्चों के लिए संसद में भी शोक व्यक्त किया। लेकिन सब्र का बांध तो तब तहस नहस हुआ जब पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर अपने जिहाद का शिकार उन्हें बनाया। भारत ने त्वरित कार्रवाई की और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। महज ध्वस्त नहीं किया, बल्कि उन तमाम आतंकियों को उनके घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप भारत की जबरदस्त कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए। पाकिस्तान जो हमेशा से इस फितरत के साथ जीता आया है, अब उसे सुधरना होगा, नहीं तो भारत पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले हिस्से में ही पाकिस्तान चंद दिनों में घुटनों पर आ गया, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जैसी तैयारी भारत ने की हुई है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए,
उससे ये तो तय है कि पाकिस्तान को डूब कर मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. पाकिस्तान को अपनी रोटी थाली से जाती हुई दिखाई दे रही है। एक एक सांस लेने के लिए जिंदगी का साथ छूटता साफ नजर आ रहा है। भारत की मार से पाकिस्तान में ऐसी बौखलाहट है कि वहां की फौज आतंकवादियों की भाषा बोलने को मजबूर हो उठी है। यानी भारत के सिंधु समझौते निलंबन के फैसले ने ऐसी नस दबा दी है कि जिहादी फौज अपने होश खो बैठी है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों को ना तो पहले भारत ने सीरियसली लिया है, ना ही वो अब ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान में परेशानी की एक लंबी लकीर खींच दी है। पाकिस्तान ने 7 दशकों में भारत के नागरिकों का जितना खून बहाया है उसका हिसाब तो होगा ही, मगर फिलहाल पानी की कमी से पाकिस्तान का क्या होगा उसका महज एक ट्रेलर दिखाया गया है। पानी की हर बूंद के लिए उसे गिड़गिड़ाना होगा, क्योंकि पानी के लिए सिर्फ सिंधु ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान से आने वाले नदियों के पानी से भी अब उसे हाथ धोना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई साझा नदी बेसिन हैं, जो पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें प्रमुख नदियां शामिल हैं। काबुल नदी ये अफगानिस्तान में हिंदू कुश पहाड़ियों से निकलती है और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रवेश करके सिंध नदी में मिलती है। कुनर नदी ये भी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के इलाके खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के जीवन की रेखा है। दूसरी नदियां भी जैसे गोमल, किशर, लौरा, कंधार, कंद, कदन, अब्दुल वहाब, धारा, कैसर नदी ये सभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बेसिन साझा करती हैं। अफगानिस्तान ने भारत की मदद से अब काबुल नदी पर बांध बनाया है और पुनर नदी पर बांध बनाने का काम शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इससे पानी बाधित होगा। यही वजह है कि अब जगह जगह से त्राहिमाम की आवाजें पाकिस्तान से आने लगी हैं। लेकिन तय है कि पाकिस्तान को अभी अपने बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और अब बात करेंगे मानसून की। देश में मानसून की एंट्री होते ही तबाही की इबारत लिखी जाने लगी है। सिर्फ एक हफ्ते में बारिश ने कई राज्यों में कहर बरपाया है। कर्नाटक से लेकर असम तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। मौसम विभाग ने तो चेतावनी दी है कि आगे हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। बारिश आई नहीं कि देश भर में तबाही शुरू हो गई। एक हफ्ता बीता है मॉनसून को आए हुए और इतने में ही सैकड़ों लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। कहीं सड़कों पर बाढ़ है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं और कहीं घर तबाह हो गए हैं। कर्नाटक में बीते 2 महीने की मूसलाधार बारिश 71 जिंदगियां ली चुकी है। कोडगु, चिकमंगलूर और दावड़गेरे जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। महज 3 दिनों में 31 मौतें हो चुकी हैं। अकेले 31 मई को 22 जाने गए। बाढ़ ने गांव के गांव निगल लिए हैं। स्कूल, अस्पताल सब बंद है। इस साल मॉनसून 2 तरफ से कहर बनकर टूटा है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दोनों तरफ से आए मौसमी सिस्टम ने एक साथ कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी कहर बनकर टूटी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड
और ओडिशा में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। खेतों में काम कर रहे किसान सबसे ज्यादा इसका शिकार बने हैं। देश के बड़े शहर भी मॉनसून की मार से नहीं बच सके हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में जलभराव के चलते ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। ऑफिस जाने वालों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में जल जमाव के कारण लोग घंटों फंसे रहे। मेट्रो सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। पर्वतीय राज्यों में बारिश का मतलब है लैंडस्लाइड। उत्तराखंड और हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। चार धाम यात्रा भी इससे प्रभावित हो रही है। खेतों में पानी भर जाने से धान, सब्जी और दलहन की फसलें खराब हो गई हैं। किसान कर्ज में डूबे हैं और अब फसल की उम्मीद भी जाती नजर आ रही है। कई राज्यों ने मुआवजे की मांग इसको लेकर सरकार के सामने रखी है। आपदा राहत बल युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। राहत शिविरों में खाना, पानी और मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून से सितंबर के बीच सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। आने वाले 15 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जनजीवन पूरी तरह इसके चलते प्रभावित हो चुका है। स्कूल बंद हैं, अस्पतालों में पानी घुस चुका है और पीने के पानी की किल्लत है। लोग राहत शिविरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं, चेतावनी है जलवायु परिवर्तन की। अब हमारे दरवाजे पर ये खड़ी है। अगर अब भी तैयारी नहीं की गई तो हर साल की बारिश एक नई आफत बनकर सामने आएगी। बारिश सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, अब ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला बनती जा रही है। सवाल सिर्फ पानी का नहीं, सवाल हमारी तैयारी का है, हमारे सिस्टम की मजबूती का है। हर साल बाढ़ आती है, तबाही होती है और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन कब तक? अब वक्त है चेतने का, सतर्क रहने का, क्योंकि इस बार मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं, एक बड़ी चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।